हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिक सीरीज चल रही है, इसमें हम पढ़ रहे हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। इससे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज हमें जो डिस्कस करने जाना है वो करना है हमें सेकंड 5 ईयर प्लान से। तो 5 ईयर प्लान कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? जोसेफ स्टालिन ने पहले स्टार्ट किया था रशिया के अंदर, यानी कि उस टाइम का जो यूएसएसआर था। ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि पिछली जो चीज़ें हैं वो भी आपकी कवर हो जाएँ, और साथ में अब आप यहाँ से सेकंड 5 ईयर प्लान भी कवर कर लेंगे। तो गाइस बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जो भी उत्तराखंड में एफआरओ मेंस देना चाहते हैं वो एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पेड पीडीएफ मिल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसमें दिए जा रहे हैं। डेली बेसिस पे 20 एमसीक्यूज आते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में सब कवर कर लिया था कि हिस्ट्री क्या रही है 5 ईयर प्लान का, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या रहा है, ये सब चीज़ें कवर कर ली गई हैं। आज पढ़ते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान से, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से। तो सेकंड 5 ईयर प्लान ने जिस तरह से फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा था, उसने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा जोर दिया, उसी तरह से सेकंड 5 ईयर प्लान ने जो जोर दिया वो दिया इंडस्ट्रीज़ पे, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। ये सेकंड 5 ईयर प्लान ने कहा। इट वॉज ड्राफ्टेड एंड प्लान्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महालनोबिस, यानी कि जो प्रसन्नता चंदा महालनोबिस हैं, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का भी स्थापना करवाई। तो पीसी महालनोबिस के अंडर इसको बनाया गया, एंड फॉलोड द महालनोबिस मॉडल विच वॉज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल डेवलप्ड बाय द इंडियन स्टैटिस्टिशियन प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस इन 1953। तो 1953 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि इसका जो प्लान, जो सेकंड 5 ईयर जो प्लान था, वो 1953 में बताया गया कि भाई इस तरह से उन्होंने बताया कि 1953 में कुछ ऐसा आइडिया दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर भारतीय सरकार ने उसको सेकंड 5 ईयर प्लान जब 1956 से स्टार्ट हुआ उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया। इट एम्फेसाइज्ड क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसने ये एम्फेसाइज किया कि हमें एक स्लो अप्रोच ना लेके बहुत तेज़ी के साथ अप्रोच लेनी चाहिए, और बहुत तेज़ी के साथ हमें डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहिए। द प्लान एज्यूम्ड अ क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच द मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी वुड बी सेंटर्ड ऑन इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स। अब ये प्लान ने क्या एज्यूम किया? देखिए, इस प्लान ने एज्यूम किया कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि हमारी एक बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि हम बाहर से कुछ ना तो एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ भारत इस डर से था क्योंकि हम पहले देख चुके थे कि एक कंपनी जो भारत में ट्रेड करने आई थी, उसके वजह से भारत 300 साल गुलाम रहा, और फिर भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बाहर की कंपनीज आती भारत में, कंपटीशन बढ़ जाता, तो भारतीय इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कई सारे फैक्टर्स थे, तो भारतीय इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इस चीज़ को अपनाया गया। इन विच द मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी वुड बी सेंटर्ड ऑन इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स, यानी कि हम सिर्फ क्या काम कर सकते हैं, जो कैपिटल गुड्स हैं, यानी कि बहुत ही जो महंगी चीज़ें हैं और ऐसी गुड्स हैं जो कैपिटल इंटेंसिव है, यहाँ पे हमें पैसा लगेगा और वो एक कैपिटल के रूप में होगी। मान लेते हैं हम कोई मशीनरी मंगवाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो सिर्फ उनको इम्पोर्ट करने के लिए हमारी इकोनॉमी खुली है, बाकी और सभी चीज़ों के लिए हमारी इकोनॉमी बंद रहेगी। इस टाइम पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए, 5 स्टील प्लांट्स बनाए गए, भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में, वर इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ द सोवियत यूनियन। भिलाई में बनाया गया सोवियत यूनियन की हेल्प से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में बनाया गया ब्रिटेन की हेल्प से, और राउरकेला उड़ीसा में बनाया गया जर्मनी की हेल्प से। कोल प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड, कोल का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। मोर रेलवे लाइन्स वर एडेड इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी रेलवे लाइन्स जोड़ी गई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यानी जो TIFR इंस्टीट्यूट है, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है भारत का, उसको भी इस्टेब्लिश किया गया, और इन दोनों को रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के रूप में इस्टेब्लिश किया। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अंडर दिस प्लान। अब सरकार ने क्या फैसला लिया? सरकार ने ये कहा कि हम बाहर से अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं
तो उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ एक तरह से कर हुआ, एक तरह से एक टैक्स हुआ। जो प्राइस उस सामान का है वो तो लगेगा ही, ऊपर से कोई टैरिफ यानी कि कोई टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए किया गया जिससे कि लोग डिस्करेज हों और बाहर से चीज़ें ना मंगवाएं, जिससे कि भारतीय मार्केट का जो कंपटीशन है वो डिस्टर्ब ना हो। द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 4.5। और इससे पहले ये भी पढ़ लेते हैं, सेकंड प्लान वाज अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेकंड 5 प्लान था उस समय पे चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। द कंट्री ऑल्सो फेस्ड फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज के भी क्राइसिस थे, क्योंकि हम सब सिर्फ चीज़ें क्या कर रहे हैं, बाहर दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि भारत का पैसा बाहर जा रहा है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं बाहर की, बाहर का पैसा भारत में नहीं आएगा क्योंकि भारत की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो भारत में फॉरेन एक्सचेंज की तो दिक्कत आनी ही थी। द रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन स्लो डाउन द ग्रोथ इन द पर कैपिटा इनकम। अब क्या हो रहा है कि भारत की उस टाइम पे आज़ादी के बाद क्या हुआ, हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। जब इंडिया की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी तो उस टाइम पे जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत तेज़ी से कम भी हो गई। टारगेट ग्रोथ रेट 4.5 रखा गया था इस प्लान में, लेकिन हमें 4.27% का ही ग्रोथ रेट मिल पाया। द प्लान वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिस्ट B.R. शेनॉय। तो जो B.R. शेनॉय थे, उन्होंने जो एक लिबरल इकोनॉमिस्ट थे यानी कि अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने इसका आलोचन भी किया था, क्रिटिसाइज भी किया था, इसको आलोचना भी की थी इसकी। हु नोटेड दैट द प्लान्स डिपेंडेंस ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। देखिए डेफिसिट का मतलब है कि मान लेते हैं हमारे पास पैसे में कुछ घाटा है, कुछ वित्तीय कमी है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं फाइनेंस कर रहा हूँ। अब फाइनेंस कैसे कर सकते हैं, मैं अगर RBI से कहूँ, मैं सरकार में हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ मान लेते हैं, और अगर मैं RBI से कहूँ कि भाई आप नोट छाप दो, उसके लिए जो कमी सरकार को लग रही है पैसे की, मान लेते हैं मुझे 100 करोड़ रुपए की कमी लग रही है, 100 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, तो मैं RBI से कहूँगा कि आप 100 करोड़ के नोट छाप दो। इससे क्या होगा कि इससे मुझे उस टाइम पे 100 करोड़ रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन वो 100 करोड़ रुपए जब मार्केट में आएंगे तो उसके वजह से जो मुद्रास्फीति दर है यानी कि इन्फ्लेशन का रेट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सामान तो उतना ही है देश के अंदर, और उतने सामान के लिए अगर क्वांटिटी, पैसे की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है कहीं पे भी महंगाई बढ़ जाती है। तो B.R. शेनॉय ने ये कहा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग पे जो हम डिपेंड हो रहे हैं कि अगर हमारे पास पैसे की कमी होती है, हम RBI से कहेंगे कि आप नोट छाप दो, और वो नोट छाप देंगे। द प्लान्स डिपेंडेंस ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग टू प्रमोट हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज अ रेसिपी फॉर ट्रबल। तो ये अपने आप में क्या है, एक रेसिपी है, यानी कि हम एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जिससे आगे आने वाले समय में हमें मुश्किलों का ही सामना करना पड़ेगा, और जो हमने करा भी। नेक्स्ट आता है फिर थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान चला 1961 से 1966 तक। अब अभी लगातार आप देख सकते हैं कि तीनों 5 ईयर प्लान लगातार चल रहे हैं। पहला 5 ईयर प्लान चला 1951 से 1956 तक, दूसरा चला 1956 से 1961 तक, और तीसरा 5 ईयर प्लान चला 1961 से 1966 तक। द थर्ड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अब तीसरे 5 ईयर प्लान के टाइम पे हम देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ये भी देखिए उस टाइम के भारत में क्या चल रहा था। 1961 के टाइम पे जब थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे प्रधानमंत्री जो थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू ही थे। फिर उनकी डेथ हुई 27-28 मई 1964 में उनकी डेथ होती है, और 64 के कुछ टाइम बाद उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को लगाया जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है, और उसके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो तीसरा 5 ईयर प्लान स्ट्रेस एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो अब थर्ड 5 ईयर प्लान ने वापस से कहा, क्योंकि उस टाइम पे देश के अंदर अनाज की दिक्कतें हो रही थी, हमें खाने के लिए, भारतीयों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था, यानी कि वी आर डिपेंडेंट ऑन शिप टू माउथ, यानी कि हम US के ऊपर डिपेंड थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड थे। पश्चिमी देशों से शिप में भरकर गेहूँ आता था, अनाज आता था, तो घरों का चूल्हा था, भारतीय घरों का जो चूल्हा था वो चल पाता था। अगर अमेरिका अनाज नहीं भेजेगा तो घर का चूल्हा नहीं जलता था, कुछ ऐसी स्थिति थी उस टाइम पे। तो इसको कहा जाता है कि हम शिप टू माउथ थे, कि अगर जहाज़ आएगा तो रोटी मुंह में जाएगी, वरना अगर जहाज़ नहीं आया अमेरिका से या यूरोप की कंट्रीज से तो हमारे यहाँ का जो चूल्हा है वो भी नहीं जलता था। तो ये कंडीशन थी भारत की। इस वजह से उस टाइम पे 1965 में अगर हम ध्यान दें कि 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया लाल बहादुर शास्त्री जी के दौरान, जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है उसके बाद। और उसी टाइम पे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन जो नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में किया, और MS स्वामीनाथन उनके साथ थे, MS स्वामीनाथन ने फिर भारत में लाकर जो गेहूं की वैरायटी थी उसको चेंज किया, और भारत में भी फिर एक गेहूं का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो कल्चर था वो चल पड़ा।
और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1961 से लेकर 1966 के दौरान और क्या दिक्कतें रही, हमने इस दौरान 2 युद्ध लड़े, जिसमें से एक हम हारे और एक हम जीते। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ जिसमें भारत की हार हुई, और 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ जिसमें भारत की जीत हुई। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक ऐसा देश जो कुछ ही समय पहले आज़ाद हुआ है, लगातार इतनी दिक्कतों का सामना कर रहा था और ट्रेड हमारा इतना अच्छा नहीं था, तो सिंपल सी बात है देश के अंदर दिक्कतें आनी थी। तो जो सीनो इंडियन वॉर हुआ 1962 का, एक्सपोज्ड वीकनेसेस इन द इकोनॉमी, इससे ये भी समझ में आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या कमी है, एंड शिफ्टेड द फोकस टुवर्ड्स द डिफेंस इंडस्ट्री एंड द इंडियन आर्मी। और जब उस टाइम पे हम हार गए तो हमें ये भी समझ में आया कि भारतीय आर्मी अभी इतनी कौशल नहीं थी, उस टाइम पे इतनी मजबूत नहीं थी, हमने जो रास्ते थे वो नहीं बनाए थे जिससे कि हम आगे तक बढ़ सकें। चाइना ने जबकि काफ़ी हद तक आगे रास्ते बना दिए थे, और इसी चक्कर में उसने भारत का बहुत सारा हिस्सा, जो आज हम लद्दाख में कहते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो हिस्सा हम अपना बताते हैं, वो हमारे पास ना होके वो कहाँ पे है, वो चाइना के पास है। इन 1965-1966 इंडिया फॉट अ वॉर विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ हमने 1965 का युद्ध लड़ा। देयर वाज आल्सो अ सीवियर ड्रॉट इन 1965 में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा पूरे भारत में। दिस वॉर लेड टू इन्फ्लेशन। अब इसके वजह से कभी भी युद्ध होता है तो महंगाई बढ़ती है। प्रेजेंट कंडीशंस में अगर हम देखेंगे तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के वजह से भी आप देख सकते हैं पूरे विश्व में महंगाई बढ़ रही है। तो कहीं भी युद्ध होता है, और जब वो देश जो खुद युद्ध में लगा हुआ हो तो वहाँ तो इन्फ्लेशन होना ही होना है। एंड द प्रायोरिटी वॉज शिफ्टेड टू प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब प्रायोरिटी ये हो गई, यानी कि वहाँ पे जो लोगों की प्रायोरिटी हो गई, सरकार की जो प्रायोरिटी हो गई, वो इस चीज़ पे हो गई, प्राथमिकता इस चीज़ पे हो गई कि हमें प्राइस को स्टेबलाइज करना है, मूल्य को स्थिर करना है, किसी भी चीज़ के जो दाम हैं, मूल्य हैं, उनको स्थिर करना है। मैनी सीमेंट एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स वर ऑल्सो बिल्ड। उस टाइम पे फिर कई सारे सीमेंट प्लांट्स बनाए गए, फर्टिलाइज़र के प्लांट्स बनाए गए, जिससे हमें बाहर से इम्पोर्ट ना करना पड़े और भारत खुद में सक्षम हो जाए कि हमें सीमेंट जो हमें चाहिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए, जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, साथ ही साथ में जो हमें फर्टिलाइज़र्स चाहिए खेती के लिए, वो भारत का फर्टिलाइज़र भारत में ही बन सके। पंजाब बिगैन प्रोड्यूसिंग एन अबंडेंस ऑफ व्हीट। अब धीरे धीरे कुछ अच्छी स्थिति भी होती है। पंजाब ने बहुत ज़्यादा गेहूँ पैदा करना शुरू कर दिया। द फोकस वॉज ऑन एग्रीकल्चर। फोकस प्योरली इस पर आ गया। 1956 से 1961 सेकेंड 5 ईयर प्लान में जिस तरह से औद्योगिकरण पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था, जो सरकार का जो जोर था वो उस पर था। लेकिन 1964-1965 में ये देखते हुए कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है तो फैक्ट्री में काम वो बाद में करेंगे, पहले उनके पेट में रोटी जानी चाहिए, उस टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन पे काम किया गया। तो फोकस एग्रीकल्चर पे रहा और गेहूं के प्रोडक्शन के और इम्प्रूवमेंट पे रहा। स्टेट्स वर इंटरेस्टेड विद एडिशनल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल ये है, हम देख सकते हैं कि स्टेट्स वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। उस टाइम पे जो सेकेंडरी एजुकेशन थी, हायर एजुकेशन थी, उसके लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार कर दिया गया। पंचायत इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट लेवल। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि उस टाइम पे कुछ राज्यों में पंचायत इलेक्शन, देखिए अभी तक पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुई थी। पंचायतों का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, यानी कि उनको जो संवैधानिक जो दर्जा मिला है, वो मिला है 1992 में 73वें संविधान संशोधन से। तो अभी हम 1960-1965 के दौरान हैं, तो उस समय पे भी कुछ राज्यों में पंचायती व्यवस्था चल रही थी, तो वहाँ पे इलेक्शन को कहा गया कि पंचायत इलेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिससे कि ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि बिल्कुल बुनियादी लेवल पे डेमोक्रेसी को लाया जा सके, यानी कि जो लोकतंत्र है उसको लाया जा सके। टारगेट ग्रोथ रेट 5.6 रखी गई थी, लेकिन बहुत ही कम, आधे से भी कम, सिर्फ 2.4% की ग्रोथ रेट अचीव कर पाए हम। इतनी दिक्कतें क्योंकि हो रही थी, हमने 2 युद्ध भी लड़े उस दौरान में। फिर 1965 में बहुत ज़्यादा भुखमरी की कंडीशंस भी थी, भारत में सूखा भी पड़ा, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। 2 प्रधानमंत्री चेंज हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो इस वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उस टाइम के भारत को। रुपी वैल्यू को पहली बार डिवैल्यू किया गया 1966 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है यहाँ से कि पहली बार रुपए की वैल्यू को डिवैल्यू कब किया गया था, तो 1966 में किया गया था। और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी दे सकते हैं कि डिवैल्यू का मतलब क्या होता है। डिवैल्यू का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि पहले $1 70 रुपये में खरीदा जा सकता है, तो अब $1 80 रुपये में खरीदा जाएगा। यानी हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया, जिससे कि $1 खरीदने में पहले जो 70 रुपये लगते थे, अब $1 खरीदने में 80 रुपये लगेंगे। दिस इंडिकेटेड अ मेजरेबल फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान। अब इससे समझ में आता है कि भाई जो तीसरा प्लान था हमारा 1961 से लेकर 1966 का, ये बुरी तरह से फेल रहा।
एंड द गवर्नमेंट हैड टू डिक्लेयर प्लान हॉलीडे। अब सरकार ने कहा कि अब हम कुछ टाइम तक ये प्लान नहीं लाते क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो प्लान के हिसाब से चलने की नहीं है। तो 3 साल तक 1966, 1967, 1967 से 68, 1968, 69 ये 3 साल ऐसे रहे जिस टाइम पे भारत में कोई भी प्लान नहीं आया और उसको हमने प्लान हॉलीडे कहा। द सीनो इंडियन वॉर एंड द इंडो पाकिस्तान वॉर विच कॉज द थर्ड 5-year प्लान टू फेल वर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ द प्लान हॉलीडे। और यही प्लान हॉलीडे लाने के मेन कारण थे इंडिया चाइना का वॉर और इंडिया पाकिस्तान का वॉर। इट वॉज बेस्ड ऑन जॉन सैंडी एंड सुखमोय चक्रवर्तीज मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जिस तरह से पहला प्लान हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, सेकंड प्लान पीसी मानलोबिस के द्वारा आया था, तीसरा प्लान जॉन सैंडी और सुखमोय चक्रवर्ती के मॉडल पे डिपेंडेंट था। फिर 1966 से लेके 1969 तक यानी कि जो योजनाएं हैं यानी कि जो प्लान थे उनके हॉलीडे रहा 3 साल तक। तो मिजरेबल फेलियर रहा तीसरे प्लान का, तो उसकी वजह से सरकार ने इसको डिक्लेयर कर दिया। 3 annual plans were drawn during this intervening period और देयर वाज अगेन द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट। 1966-67 में दोबारा सूखे की कंडीशन पड़ रही थी पूरे भारत में। इक्वल प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर। इक्वल प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर को, इट्स एलाइड एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर डिवैल्यूशन ऑफ रुपी। डिवैल्यूशन ऑफ रुपी किया गया जिससे कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात की जा रही है कि भारत से एक्सपोर्ट हो जाएंगी चीज़ें कुछ। डिवैल्यू करने से क्या फ़ायदा होगा कि मान लेते हैं कि पहले $1 अगर 70 रुपये का था और अब $1 अगर 80 रुपये का हो गया है, तो इसमें क्या होगा कि हमको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। मान लेते हैं कोई चीज़ $10 की है और पहले अगर भारत का जो रुपये की वैल्यू 70 रुपये होती तो हमें भारतीय लोगों को सिर्फ 700 रुपये मिल सकते थे। लेकिन अगर वही चीज़ $10 की अब जा रही है और 80 रुपये का डॉलर हो गया है तो भारतीय लोगों को अब 80 रुपये मिलेंगे। यानी कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन अगर हम चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं तब हमारा नुकसान होगा। क्योंकि अगर हमारा 800 रुपये का है या 80 रुपये का एक डॉलर है तो उसमें हम समझ सकते हैं कि जब हमें तेल खरीदना होता है जैसे दूसरे देशों से तो हमें दिक्कतें होंगी ही, क्योंकि हमें महंगा तेल पड़ेगा। द मेन रीजन्स फॉर प्लान हॉलीडेज वर द वॉर, जो युद्ध हुए, रिसोर्सेज की कमी थी और महंगाई बढ़ गई थी। तो 4th 5-year प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।